यूनिट नंबर 3 है उसके जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, इसमें से कुल जो है आपका 14 अंक के प्रश्न आने हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आएगा। पहला सही विकल्प है लाल रक्त कणिकाओं का भंडारण कहाँ है। तो आप सभी को पता है कि लाल रक्त कणिकाओं का भंडारण कहाँ होता है, हृदय में नहीं, वृक्क में नहीं, आमाशय में नहीं। इसका सही आंसर है प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, इसको आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन्कोजीन की सक्रियता में होने वाला रोग है। तो आपको पता है ऑन्कोजीन क्या करवाते हैं, कैंसर करवाते हैं। ठीक है, ये कैंसर वाले जीन होते हैं। अगला देखते हैं मानव शरीर में कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा का माध्यम क्या है, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है। तो आप सभी को पता होगा ये करते हैं बी लसिकाणु। ठीक है ना, और टी लिम्फोसाइट का काय में मदद करते हैं ये आपको इम्यूनिटी तो प्रदान करते हैं पर सेल मीडिएटेड नहीं होते हैं ये। ठीक है, ये आपको जो है आपके उसमें करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं आपको। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो एक जो पॉलीपेप्टाइड अणु होता है ना उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2। ठीक है ना। अच्छा, टीके की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज करी थी, प्रतिजैविक की, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। नहीं, एडवर्ड जेनर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लुइस पास्चर नहीं, रॉबर्ट कोच नहीं, इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। तो आप सभी को पता है कि चाय में जो पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है वो क्या है, कैफीन। अच्छा, निकोटीन काय में पाया जाता है, ये निकोटीन पाया जाता है आपका तंबाकू में। तंबाकू में आपको पता होगा तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, तो इसीलिए उसको जो निकोटीन होता है वो तंबाकू में पाया जाता है, वो कैफीन जो है काय में पाया जाता है आपका चाय में और कॉफ़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बचने हेतु उपयोगी टीका है। तो आप सभी लोगों को पता होगा डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटेनस। अच्छा, ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का फुल फॉर्म है। बीसीजी का टीका काय के लिए लगता है, आप सभी को मालूम है बीसीजी का टीका लगता है आपका टीबी के लिए, टीबी के लिए है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक उससे होती है ये टीबी। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट गुआरिन, बैसिलस कालमेट गुआरिन। ठीक है, अब देखते हैं रुधिर में होने वाला कैंसर। तो ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं आप लोग, ल्यूकेमिया। ठीक है, सार्कोमा ये मसल में होने वाला कैंसर है, लिम्फोमा लिम्फ में होने वाला कैंसर, ल्यूकेमिया को बोलते हैं ब्लड कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे शराब अगर कोई आदमी पीता है तो इसका सबसे बड़ा कारण है, तंबाकू नहीं होता, तंबाकू से माउथ कैंसर होता है, आपका लिवर कैंसर नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो दे रखा है वो क्या है कि सर्वाधिक घातक हेलुसिनोजन है। तो पहले तो समझते हैं हेलुसिनोजन का मतलब क्या होता है, विभ्रमक औषधि। विभ्रमक का मतलब इनको खाने के बाद इंसान को अपने होश वास ही नहीं रहता, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। तो सबसे खतरनाक विभ्रमक बीमारी जो दवाई है वो कौन सी है, वो है आपकी एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। देखो अफीम नहीं, अफीम नहीं है, मॉर्फिन नहीं, हेरोइन नहीं, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड जो है इसका पूरा नाम है ये क्लेविसेप्स नामक, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, परप्यूरियाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है एलएसडी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था रॉबर्ट कोच ने। किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्रथम मानव इंसुलिन कौन सा होता है, ह्यूमुलिन। ठीक है ना, ह्यूमुलिन। अगला क्वेश्चन है एड्स। तो ये आपको पता है यौन संचरित रोग है, यौन संचरित रोग एसटीडी। गोनोरिया काय के द्वारा होता है, निसेरियाई गोनोरिया द्वारा,
अब देखते हैं कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर को ये तो सभी को पता है, ल्यूकेमिया बोलते हैं। हेपेटाइटिस रोग काय के द्वारा होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदर्श टीका क्या नहीं होना चाहिए, तो आप सभी को मालूम है जो आदर्श टीका है वो रोगजनक तथा विषाक्त नहीं होना चाहिए। मतलब पता चले कि अभी कोरोना के वैक्सीन लग रहा है तो बहुत ज़्यादा डोज दे दिया या फिर रोगजनक कर होने लगा, तो भाई इसको क्या करते हैं, हाफ किल्ड हीट किल्ड कर देते हैं पैथोजन को, तब जाके जो है उसको वैक्सीनेशन किया जाता है। तो कैसा नहीं होना चाहिए, विषाक्त नहीं होना चाहिए और रोगजनक नहीं होना चाहिए। जोड़ियाँ दे रखी हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखो एड्स का इसे सॉल्व होगा, आपको पता है एड्स एक STD है, तो एड्स को अपन सॉल्व मिलाएंगे पहले इस वाले से, डी वाले से। अच्छा, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ए वाले से मिला लेंगे इसको, ई से। इंटरफेरॉन क्या है, विषाणु रोधी प्रोटीन। एंथ्रेक्स, तो जैविक युद्ध होता है तो उसमें एंथ्रेक्स का यूज किया जाता है, बहुत सारे देशों में किया भी था। टीबी BCG का हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना, मतलब टीबी के उपचार में BCG का टीका लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए बच्चों को विदिन 24 आवर ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था, ये तो सभी को पता है, अभी भी पूछ लिया, रॉबर्ट कोच ने। मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए, तो एनाफिलीज नामक मादा मच्छर। ठीक है ना, मादा एनाफिलीज लिख सकते हो, मादा एनाफिलीज। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिप्थीरिया ये देखो इसमें रुको, डिप्थीरिया पोलियो एवं कुकर खांसी की वैक्सीन का नाम क्या है, DPT, डिप्थीरिया परट्यूटिस एवं टिटेनस। ओपीएम का स्रोत क्या होता है, ओपीएम का स्रोत को आप बच्चा भी जानता है, इसका पता नहीं है, ये अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, और अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो अभी मैंने बता दिया था आप लोगों को, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला। LSD के स्रोत का नाम, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से होता है। किन्हीं 4 शामक औषधियों के नाम लिखिए, चलो लिख लीजिए आप लोग। शामक औषधियाँ मतलब जो आपका उसको दूर करती हैं, आपका बुखार दूर करती हैं, है ना, उनको देखो। सबसे पहला है वेलियम, दूसरा है हेक्सा बारबिटॉल, तीसरा है आपका मिथोहेक्सिटॉल, चौथा है आपका ऑक्साजेपा मिथोजेनेसिस। देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऑक्साजेपा मिथोजेनेसिस। आप 2 भी कर लोगे काम चलेगा उसमें। देखो इसमें 4 इसलिए दे रखा है ताकि आप याद कर लो, बेलियम, हेक्साबार्बिटॉल, मिथोहेक्सिटॉल और ऑक्साजेपा मिथोजेन। ठीक है ना, अगला देखते हैं। मनुष्य के विचार एवं भावनाओं में परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियों क्या बोलते हैं, विभ्रमक, हेलुसिनोजन। अभी LSD इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। ठीक है, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसको देखते हैं। मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है, समझाइए। देखो मेटास्टेसिस क्या होता है, जरा गौर से सुनना, आपको यहीं पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। आपको कहीं से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है, बस सुनिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। देखो कुछ प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं ना, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैंसर जब होता है ना, मैं समझा दूँ पहले, जब कैंसर होता है ना तो 2 प्रकार के ट्यूमर बनते हैं। एक तो वहीं की वहीं बहुत ज़्यादा
इनको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। लेकिन कुछ होते हैं जो दूर तक फैल जाते हैं, उनको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना। एक होता है बिनाइन जो वहीं की वहीं होता है, बिनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर वहीं की वहीं फैलता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत दूर तक फैल जाता है। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, वो एक स्थान तक सीमित नहीं रहते। इनकी कोशिकाएं जो, उनको कोशिकाओं क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। ये ब्लड में, लिम्फ में, इसके अनेक स्थानों तक पहुंच जाती है और कैंसर कोशिकाओं के नए नए स्थानों तक फैलने की प्रवृत्ति को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी में जो है जाके फैलते हैं। तो पूरी बॉडी में उनका फैलना, कैंसर कोशिकाओं का पूरी बॉडी में फैलना ही मेटास्टेसिस कहलाता है। इसी लक्षण के कारण ही यह कोशिकाएं गंभीर रोग अवस्था उत्पन्न करती हैं, ताकि जो है एक पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोधकता यानी कि इम्यूनिटी। देखो, प्रत्येक जीव के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। जो जीवों को रोगों से लड़ने के जो क्षमता होती है ना, उसी को प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरोधकता बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। जब कोई बीमारी एक बार हमें होती है तो प्रतिरोधकता हमें विकसित हो जाती है। लेकिन जब इस दोबारा वही बीमारी होती है ना, कोई पैथोजन का, हमारी बॉडी में पैथोजन को एंटीजन बोला जाता है, तो उस एंटीजन के विरुद्ध में एंटीबॉडी जो है, उस एंटीजन के विरुद्ध में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक दे रखा है वैक्सीन। देखिए वैक्सीन, तो आपको पता है वैक्सीन का मतलब क्या होता है। आज की डेट में वैक्सीन को मतलब ये मान लो कि हर कोई जानता है, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। देखो, निष्क्रिय रोगजनकों से युक्त जो सस्पेंशन होता है ना, उनको, जैसे मान के चलो कोरोना का दवाई अपन वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कोरोना का जो वायरस है उसी का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है लोगों के अंदर। बट वो जो वैक्सीन लगाते हैं उसको क्या करते हैं, हीट किल्ड कर दिया जाता है, उस इतना कर दिया जाता है कि वो रोग उत्पन्न ना कर पाए। उसी को मतलब जंतुओं को रोग रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे, तो कैसे लिखोगे इसको कि वैक्सीन में रोगजनकों से युक्त रोगजनकों को ही हीट किल्ड यानी कि ताप मृत करके और उन्हें मनुष्य के अंदर इंजेक्शन या मुख द्वारा, जैसे भी मतलब उनका तरीका होता है वैसे लगाया जाता है, ताकि उस इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए, ठीक है। इसी को वैक्सीन बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, इंटरफेरॉन क्या है। देखो भैया, जीवित कोशिकाओं से द्वारा उत्पन्न बेशक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ जो विषाणु के रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं, कहलाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंटरफेरॉन का मतलब होता है, जैसे आपकी बॉडी पे एक बार किसी वायरस का अटैक हुआ, तो वायरस का अटैक होने के बाद आपकी बॉडी में जो वायरस के खिलाफ जो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन जो बनेगी ना, उसी को अपन इंटरफेरॉन बोलेंगे, ठीक है। इंटरफेरॉन अगर एक लाइन में बताना चाहूँ तो विषाणु रोधी प्रोटीन को ही इंटरफेरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी सेल के अंदर, किसी बॉडी के अंदर अपन को इंटरफेरॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस पर पहले वायरस का अटैक हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। हाँ, ये तो सभी को पता होगा। जंतु के शरीर में टीके को प्रवेश करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। कोरोना पे आप सभी लोगों ने देखा होगा आज की डेट में। अब देखते हैं जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। देखो, जन्मजात प्रतिरोधकता जो होती है ना, वो जन्म से ही होती है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर और लास्ट तक बनी रहती है। लेकिन अर्जित प्रतिरोधकता कैसी होती है, ये डेवलप होती है उसके अंदर। इस पे मतलब ऐसे मान के चलो, आपको माता निकली तो एक बार माता निकल जाती है तो आपके अंदर वो डेवलप हुई, ठीक है। दोबारा अब आपको माता निकलेंगी तो आप बीमार नहीं होंगे। इसके लिए देखो, अगर जन्मजात प्रतिरोधकता में क्या होता है कि रोगजनक या प्रतिजनक के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही आपके अंदर है, ठीक है ना। लेकिन अर्जित जो प्रतिरोधकता है ना, ये वाली, इसके लिए आपका पहले एक बार रोगजनक के संपर्क में आना बहुत जरूरी है, तभी तो ये डेवलप होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्व प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। स्व प्रतिरोधकता, देखो, किसी जीव द्वारा अपने ही भागों या अंगों की पहचान करने में विफल हो जाना, उसको स्व प्रतिरोधकता कहते हैं। कोई अंग क्या करता है, अपने ही अंगों को पहचान नहीं पाता
और फिर जो है उनको रिजेक्ट करने लगता है और फिर उसको दूसरा उसी को पैथोजन मानकर उसी को जो मारने लगता है। जैसे इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कहाँ पे होता है, ये देखने को मिलता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उस इंसान का इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। स्व प्रतिरोधकता में क्या होता है, स्वयं की कोशिकाओं को ही के विरोध में ही वो बनने लगता है एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखते हैं एलर्जन क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ज़रा इसको। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एलर्जन कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखो मैं आपको बताऊँ, एलर्जी एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एलर्जी एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स मतलब प्रतिरक्षी अनुक्रिया है जो शरीर के संपर्क आने वाले कुछ विशिष्ट पदार्थों के प्रति होती है, जैसे कि आपका धुआं, खाने की कुछ वस्तु, धूल, है ना। आप लोग देखना चाहो तो बहुत सारे लोग जब मार्केट जाते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, है ना। ये धुआं हो गया, धूल हो गया, और आपका ये किसी ऊन के जो वो होते हैं वो, है ना, कण, तो ये सब क्या है, ये एलर्जन करने वाले कारक होते हैं। मतलब वे पदार्थ जो एलर्जी करते हैं उनको एलर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है एलर्जन कहलाएंगे और इनके प्रति हमारी जो बॉडी होती है ना बहुत ही हाईली सेंसिटिव होती है। मतलब इतनी प्रति संवेदनशील होती है, इतनी अति संवेदनशील होती है कि ये मान लो कि इन जैसे ही अगर ये हमारी बॉडी के टच में आएंगे तो हमको जैसे कुछ लक्षण उत्पन्न दिखाई दिए, जैसे छींके आना, है ना, सूजन आ जाना, या फिर आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, नाक बहना, या फिर क्या बोलते हैं खुजली होना, ये एलर्जी के कुछ सामान्य लक्षण हैं, ठीक है। अब देखते हैं बी कोशिका और टी कोशिका क्या है, तो बताते हैं। देखो हमारी जो WBCs होती है ना, WBCs ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, तो उनमें लिम्फोसाइट सेल होती हैं और लिम्फोसाइट सेल दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखो तो जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, उनका जो परिपक्वन होता है वो बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट बी फॉर बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। हमारी इनका परिपक्वन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंतर्गत, ठीक है ना। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ना, इनका परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर, ठीक है। इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। दोनों ही प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, दोनों का ही प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जो बी लिम्फोसाइट होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है और टी लिम्फोसाइट होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुजननिकी किसे कहते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं इसको। सुजननिकी मतलब यूजेनिक्स, देखो यूजेनिक्स एन होता है सुजननिकी। देखो आनुवांशिकता के सिद्धांतों की सहायता से मानव जाति की भावी पीढ़ियों को सुधारने या उनके स्तर को ऊंचा करने के जो अध्ययन करा जाता है ना, उसी को सुजननिकी बोलते हैं। मतलब कि इंसान की जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारने के लिए या उसकी जो भावी पीढ़ियों को, जनरेशन को सुधारने के लिए कुछ अध्ययन किए जाते हैं और उसकी इसमें काय की हेल्प ली जाती है, आनुवांशिकी की। इसी को अपन सुजननिकी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भर रहना औषधि व्यसन या ड्रग एडिक्शन कहलाता है, ठीक है। कैसे, देखो शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों पर निर्भर रहना ड्रग एडिक्शन या औषधि व्यसन कहलाता है। अब इसके कुछ कारण हैं। देखो पहला, सामाजिक अकेलापन, अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो ये ड्रग एडिक्शन करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा आपको मैं बताऊं, काम वासना में वृद्धि का अनुभव, मतलब अगर कोई व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है, स्टूडेंट है, यदि वो किशोरावस्था है, किशोर है कोई पर्सन, तो उसको क्या होता है कि जिज्ञासा रहती है कि चलो एक बार सिगरेट पी के देखते हैं लगती कैसी है। तीसरा, क्षणिक आनंद की अनुभूति, उसको थोड़े समय के लिए जो है आनंद की अनुभूति होती है। और सबसे मेन कारण होता है उसकी गलत संगति, है ना। मान के चलो अगर उसके फ्रेंड्स 4 लोग दारू पी रहे हैं तो 5वां भी अपने आप सीख ही जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो 3 अंक का क्वेश्चन आएगा, देखो कितना लिखना होगा इसमें।
ये लिखा है मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये तो मेरे से अच्छा आप बता सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे, देखो, इसको पीने से मस्तिष्क में नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है, हमारा ब्रेन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, लोग बाग गाली भी देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अल्कोहल पीने के बाद मनुष्य की सही गलत सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि ज़्यादातर जो अपराध होते हैं ना वो जो है अल्कोहल पीने के बाद ही होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, तीसरा, अल्कोहल में ज़्यादा प्रयोग होने से हमारा जो स्टोमक है ना वो, और सबसे ज़्यादा आपका जो लीवर इफ़ेक्ट होता है, लीवर का कैंसर भी हो जाता है। ये सही अंग अच्छे से काम नहीं कर पाते, ये अंग जो है दिक्कत आती है। फिर चौथा क्या होता है, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे उसको टीबी, निमोनिया और अस्थमा, डिसेंट्री जैसी बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइकोट्रोपिक औषधि किसे कहते हैं। ये रहा साइकोट्रोपिक औषधि। देखो, साइकोट्रोपिक औषधि उन ड्रग्स को बोलते हैं जो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, जो हमारे व्यवहार, चेतना तथा निर्णय करने की क्षमता को बदल देती हैं, उन्हें साइकोट्रोपिक औषधि बोलते हैं, या फिर चित्त परिवर्तक ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामक औषधियाँ क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। सामक औषधियाँ, अभी मैंने बताया था किन्हीं 4 सामक औषधियों के नाम लिखिए, वो भी यही थी। देखो, सामक औषधियाँ होती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को अतिमंद कर देती हैं, यानी कि हमारी चित्त की शांति प्रदान करती हैं। अधिक मात्रा में लेने पर इनको नींद आ जाती है, ठीक है, यानी कि इनको हिप्नोटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेंजोडाइपन, इनके एग्जाम्पल क्या है, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपाइन, ठीक है ना। बार्बिचुरेट्स, देखो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइपिन, ठीक है ना। ये देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरफेरॉन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जीवित कोशिकाओं द्वारा जो शक्तिशाली प्रोटीन जो डेवलप होती है ना विषाणु कोशिकाओं द्वारा, और चूँकि देखो अब जब तक सेल पे वायरस का अटैक नहीं हुआ है तब तक इंटरफेरॉन डेवलप नहीं होंगे। इंटरफेरॉन एक्चुअली अपन ने बताया था क्या होता है, इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन, ठीक है ना। ये एक प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं, इसमें विषाणु विरोधी क्रियाशीलता पाई जाती है। इस कारण यह विषाणुओं के संक्रमण व गुणन को रोकते हैं, जिससे विषाणुओं की वृद्धि रुक जाती है और हम इनसे पैदा होने वाले रोगों से बच जाते हैं। यह एंटीबॉडी हेपेटाइटिस व इन्फ्लुएंजा से रोगों में हमारे शरीर की रक्षा करती है, ठीक है, इतना लिख सकते हो आप लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैंसर क्या है, इसके प्रकार लिखिए, इसके प्रमुख कारण दीजिए। तो ये तो भाई साहब इस पर तुम मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो, इस बार जो है कैंसर का क्वेश्चन आना है, मतलब आएगा, ठीक है। देखते हैं, कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। आप ये बता सकते हो असंगठित ऊतक, यानी कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है, ठीक है। कोशिकाएं इतनी ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं बहुत ही स्पीड से, रैपिडली, इसलिए उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। अब देखें इसके प्रकार, सबसे पहला प्रकार है इसमें आप लोग देखोगे कार्सिनोमा। देखो कार्सिनोमा क्या है, यह जो कैंसर है ना तंत्रिकीय ऊतकों में होता है। इससे तंत्रिकीय ऊतकों से संबंधित है, ये ब्रेन, सीना तथा त्वचा या नेक रीजन में हो सकता है। 85% लोगों में ये पाया जाता है कार्सिनोमा। अब देखते हैं अगला कैंसर कौन सा होता है, सार्कोमा। देख लो, सार्कोमा जो होता है ना ये हमारी मसल्स के अंदर होता है, संयोजी ऊतकों में, ठीक है ना। ये 2% मनुष्यों में मिलता है। तीसरा जो टाइप है वो है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मैं पहले बता चुका था। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, रक्त में होने वाले कैंसर को ब्लड कैंसर बोलते हैं। ये हमारी ल्यूकोसाइट्स जो होती है ना उनकी बहुत अचानक वृद्धि हो जाती है भयंकर तरीके से। अब देखते हैं चौथा वाला जो सबसे मोस्ट ज़्यादा होता है, लिम्फोमा। इतना ज़्यादा नहीं होता फिर भी ये सबसे ज़्यादा होता है कार्सिनोमा। लिम्फोमा क्या होता है, इस प्रकार के कैंसर में लसिका की गांठें एवं प्लीहा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लिम्फोइड टिश्यू बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्फोमा,
ठीक है। अब कैंसर के कारण देखते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? धूम्रपान, ज़्यादा धूम्रपान करना। धूम्रपान के कारण मुख तथा फेफड़ों का कैंसर होता है। दूसरा क्या है आपका? ज़्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर होता है। उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ जाता है, उस वजह से भी कैंसर होता है। तीसरा, कुछ वायरस के संक्रमण के कारण भी कैंसर हो जाता है, कुछ वायरस का अटैक हो जाए। तीसरा और सबसे जो मोस्ट है, जो चौथा क्या है कि म्यूटेशन के कारण भी, उत्परिवर्तन के कारण भी जो है कैंसर होता है। और सबसे लास्ट है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडियो एक्टिव रेज जो होती है ना, वो भी कैंसर प्रदान करती हैं। पराबैंगनी किरणें आपने देखा होगा, हमारे जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें भी आ जाती हैं, हमारी त्वचा पर आकर उनको अवशोषित कर लिया जाता है। चूँकि वो तो भला करो कि ओजोन लेयर है जो उनको अवशोषित कर लेती है, हमारी स्किन पर नहीं आने देती है। लेकिन अभी आपको पता है कि ओजोन में होल हो गया है, तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में वहाँ पर देखा भी गया है। तो ये जो पराबैंगनी किरणें भी क्या करती हैं? कैंसर करती हैं। ठीक है। आप देखते प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है? मनुष्य के प्रतिरक्षात्मक तंत्र के विभिन्न घटक एवं उनकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। देखो, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लिख लो इसको। देखो बताते हैं। शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र लसिका, देखो लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ टिश्यू, सेल तथा एंटीबॉडी, इन सब से मिलकर बना होता है। लसिका वाहिनियों का तंत्र भी प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। जो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ना, WBC के बने होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मिले रहते हैं। इनको WBC को लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? जहाँ पर जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन, जो लिम्फोइड टिश्यू बनते हैं, कौन कौन से? लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो। जैसे आप लोग देखोगे, देखो मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो ये बोन होती है ना, ये बोन का, जैसे रुको जरा डायग्राम सही बनाने दो। ये जो बोन होती है ना हमारी, ये है बोन। इस जो बोन का ऊपरी सिरा होता है, ये निचली मान के चलो, तो ये सिरा होते हैं ना, यहाँ पर रेड बोन मैरो होती है और बीच में जो है येलो बोन मैरो होती है। तो रेड बोन मैरो, यहाँ पर स्टेम सेल पाई जाती हैं जो लिम्फोसाइट बनाती हैं। और एक क्या है हमारा? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये जो है बाइलोब्ड होती है, 2 लोब पाए जाते हैं। वक्ष गुहा में हृदय के अधर तल की ओर स्थित होती है, श्वास नली में, स्टर्नम के बीच में। ठीक है, श्वास नली के यहाँ पे। प्रतिरक्षा तंत्र की T कोशिकाओं को यहाँ पर परिपक्वन किया जाता है। ये प्राइमरी ऑर्गन थे, कौन कौन से? थाइमस और बोन मैरो। दूसरा लिख लो आप, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? जहाँ पर देखो आपका लिम्फ नोड हो गया है ना, लिम्फ नोड बहुत सारी बॉडी में, पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। ये तो लगभग आपका टॉन्सिल हो गया, गलसुए है ना, आपका पेयर्स पैचेस हो गया, पेयर्स पैचेस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं लोग। अपेंडिक्स हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, ये बहुत सारे सेकेंडरी वो हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। तंबाकू धूम्रपान से क्या क्या होता है भैया? आप सभी लोग लिख सकते हो। तंबाकू पीने से कैंसर होता है ना। हमारा जो लगातार जो मस्तिष्क की क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है ना। और क्या होता है तंबाकू और धूम्रपान का? देखो, तंबाकू और धूम्रपान से हमारा बाउथ कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर भी होता है इससे, है ना। और सबसे बड़ी इसका क्या होता है? हमारी जो आर्थिक हानि होती है, भाई पैसा भी तो लगता है ये सब पीने के लिए, फ्री में थोड़ी आते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। एडिक्शन का, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एडिक्शन क्यों होता है किसी पर्सन को। देखो, उत्तेजना होना, या फिर असीमित सुख की अनुभूति होना, या फिर गलत संगत होना, ये कुछ कारण हैं। ठीक है ना, इनको आप लिख सकते हो। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप लोग IM पे लिख लीजिएगा। देखो कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? एक तरफ लिख लीजिए सक्रिय प्रतिरक्षा, एक तरफ लिख लीजिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और एक तरफ लिख लीजिए निष्क्रिय। देखो कैसे लिखेंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा कब डेवलप होती है? इसका प्रभाव, पहली चीज़ तो ऐसे लिखना, इसका प्रभाव जो होता है बहुत लंबे समय तक होता है, दीर्घ समय तक, बहुत लंबे समय तक होता है। इसका प्रभाव कितना होता है? कम समय तक होता है। ठीक है। दूसरा, ये हानि रहित प्रतिरक्षा है।
ठीक है ना। ये हानि रहित है, हानि रहित, इसका कोई हानि नहीं होता। सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि भाई ये इसमें कभी अगर ज़्यादा डोज लग जाए तो इसमें हानि हो भी सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये सक्रिय प्रतिरक्षा का मैं तीसरा पॉइंट है कि संक्रमण होने या फिर टीके द्वारा प्रतिरक्षियों का विकास व्यक्ति के शरीर में ही होता है। मतलब संक्रमण यदि किसी पर्सन को हो गया तो उसके अंदर ही जो एंटीबॉडी डेवलप हो रही है उसी को सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी बने बनाए एंटीबॉडी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको डेवलप होने में जो है, सक्रिय प्रतिरक्षा को डेवलप होने में भी बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है ना, बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ऑलरेडी बने बनाए एंटीबॉडी दे रहे हैं तो कम समय लगता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर भी अच्छे से कवर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, ये जो यूनिट थी अपनी यूनिट नंबर 3, उसमें अध्याय नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं की कार्य नीति, इसको हटा दिया गया है इस बार कोविड-19 की वजह से बच्चों के इस सिलेबस से। अब अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट अच्छे तरीके से। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प में क्लॉस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम भूमि की उर्वरा शक्ति किसके द्वारा बढ़ाते हैं। तो आपको पता है ये सब लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैव तकनीकी एवं सूक्ष्म जैविकी में विषाणुओं का उपयोग किया जाता है तो काय के रूप में किया जाता है, आप सभी को पता है वेक्टर के रूप में करते हैं, ठीक है ना, बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ईस्ट समझते हो ना, ईस्ट, इसको खमीर भी बोला जाता है। तो ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो स्ट्रेप्टोरेमोसस से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है। आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस रेसोमोसस से, स्ट्रेप्टोकोकस रेसोमोसस इसका पूरा नाम है, इससे आपको पता है टेरामाइसिन जो औषधि है वो प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं बाहित मल के प्राथमिक उपचार में जल किससे मुक्त होता है। जब बाहित मल का हम लोग प्राथमिक उपचार कराते हैं तो उसमें जो स्थिर कण होते हैं ना वो नीचे आ जाते हैं, है ना। विषैले पदार्थ, हानिकारक जीवाणु वगैरह तो नहीं होते हैं, ये तो बाद में जाके वो होता है इनका, तो बोले तो अशुद्धियाँ भी बाद में निकलती हैं, लेकिन जो कण होते हैं वो प्राथमिक उपचार में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थ की, अब अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से की जाती है। तो आपको पता है ऑक्सीजन की खपत, यानी कि जो उसमें जल है उसमें ऑक्सीजन की कितनी वो हो रही है खपत, कितनी ऑक्सीजन लग रही है, तो पता चल जाता है कि उसमें कितना जो है अपशिष्ट वो है, ठीक है, पदार्थ। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पनीर बनाने के लिए कौन से वंश के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। पनीर बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस, इसका प्रयोग किया जाता है। ये दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है, उसी से जो है पनीर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरियम कैसे बैक्टीरिया हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, है ना का, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, ठीक है। अब देखते हैं अगला, सिरका उपयोग में, उद्योग में कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है सिरका जो बनता है उसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई, कौन सा, ये जो क्वेश्चन है ना इसका, इसमें क्या भरेंगे अपन लोग, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्योंकि सिरका में कौन सा वो होता है अम्ल, एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जो बैक्टीरिया है वो जो है बनाता है इसको। अगला क्वेश्चन है पेक्टिनेज एंजाइम
किस प्रजाति की सहायता से बनाते हैं? तो पेक्टिनेज एंजाइम जो होता है ना, आपको पता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम की प्रजाति का है, क्लोस्ट्रीडियम की प्रजाति का, ठीक है। मतलब क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति की सहायता से बनते हैं। क्लोस्ट्रीडियम क्या है? बैक्टीरिया है, और ये पेक्टिनेज एंजाइम ये बना देते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे फलों को पकाने के लिए इसी एंजाइम का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवाणु का आकार मतलब कितना होता है, साइज में दिया है। तो सूक्ष्म जीवाणु का जो आकार होता है ना, 0 से लेके 1 माइक्रोमीटर मिलीमीटर से भी कम, ठीक है ना, माइक्रोमीटर में होता है इनका, ठीक है। अब देखते हैं अगला, दही कौन सी जीवाणु? तो ये तो सभी को पता है, अभी बता दिया मैंने, लैक्टोबैसिलस। दूध से चीज़ बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? योगर्ट कहलाता है, ठीक है, योगर्ट बोलते हैं उसको। दूध से चीज़ माने होता है पनीर, चीज़ बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ योगर्ट कहलाता है। दूध से सीधे बना छेना कच्चा छेना होता है। कैसा होता है? कच्चा। कवकरोधी जीवाणु प्रतिरक्षी पदार्थ कौन होता है? तो आपको पता है पॉलीमिक्सिन होता है, ठीक है। अब देखते हैं जोड़ी मिलाइए। देखो विटामिन प्रोड्यूसर, तो आपको पता है विटामिन कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले देखो ईस्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, प्रतिजैविक उत्पादक, ये आपको पता है पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलिन नोटेटम्स से प्राप्त किया था पेनिसिलिन। हार्मोन उत्पादक, देखो हार्मोन उत्पादक कौन है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसका आंसर है जिब्रेल्ला फ्यूजिक्राई, है ना। जिब्रेल्ला फ्यूजिक्राई नामक कवक से कौन सा हार्मोन निकाला गया था, ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंजाइम उत्पादक, देखो एंजाइम तुम्हें पता है कि एंजाइम कौन उत्पादक करता है? एस्परजिलस नाइजर से एंजाइम उत्पादित किया जाता है। और देखो बर्डक उत्पादक मोलस्कस परप्यूरस से बर्डक प्राप्त किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन, मिट्टी में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के नाम लिखिए। 2 तो तुम आराम से लिख सकते हो। एजोटोबैक्टर, देखो हिंदी में लिख लेते हैं, क्या है? एजोटोबैक्टर और दूसरा क्या है? बैसिलस पॉलीमिक्सा। ये 2 जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हो गए। अब देखो सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार का नियंत्रण को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट और खरपतवार के नियंत्रण को बोलते हैं बायो कंट्रोल, यानी कि जैव नियंत्रण, ठीक है, जैव नियंत्रण, है ना। ये रहा। अगला क्वेश्चन, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन है? राइजोबियम, है ना। लिखो इसमें राइजोबियम। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है दाल कुल के पौधे होते हैं, चने की ज़्यादातर जड़ों में पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन बनाता है वहाँ पे राइजोबियम। जो दाल कुल के पौधे होते हैं ना, लेग्यूमिनेसी प्लांट, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। यहाँ पे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन होता है? देखो असहजीवी वाला कौन होता है? एजोटोबैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं अगला, IPM का पूरा नाम लिखिए। ये तो सभी लिख देते होंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कैसे लिखना है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। किसी एक पीड़कनाशी का नाम लिखिए। किसी एक का बता दो भाई साहब। तो पीड़कनाशी कौन से होते हैं? जो उनको कीटों को मारते हैं। जैसे आप देखोगे एजेडिरेक्टिन होता है एक, एजेडिरेक्टिन एक पीड़कनाशी का उदाहरण है। अब देखते हैं फसल के साथ उगे अवांछित पौधे को क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं उनको भैया, खरपतवार।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो BOD का पूरा नाम लिखिए, ये बहुत ही ज़्यादा है आता है, बहुत सारे लड़के इसका नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 अंक का प्रश्न आने की संभावना यहाँ से है। देखो क्या है प्रश्न, पहले प्रश्न में देखते हैं प्रमुख उपयोगी सूक्ष्मजीवों के नाम। अच्छा ऊपर प्रमुख उपयोगी सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। देखो उत्तर है प्रमुख उपयोगी सूक्ष्मजीवों के नाम जीवाणु, कवक और विषाणु हैं। ठीक है, इसी में उत्तर दे रखे हैं, ये तो अच्छी बात की है इन लोगों ने। दूसरा, जिब्रेलिन नामक हार्मोन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? मैं पूछ रहा था अभी, जिब्रेला फ्यूजिक्राई से इससे किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, जिब्रेला फ्यूजिक्राई से प्राप्त किया जाता है, ये क्या है? कवक है। डेयरी उद्योग में जीवाणु से कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? तो डेयरी उद्योग में जीवाणु से दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा, योगर्ट बनाए जाते हैं। इसके लिए लैक्टोबैसिलस स्पीसीज एवं स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज आदि का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रतिजैविक किन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं? तो प्रतिजैविक मुख्यतः जीवाणु एवं कवक से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे अपन ने टेरामाइसिन वाला देखा था, है ना, टेरामाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रेमुसस से। और कवक वाला पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। ठीक है, अब देखते हैं अगला, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? अरे सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई न दे लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाते हैं, उनका अध्ययन जो है हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन, योगर्ट क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़के इसको नहीं कर पाएंगे। देखो योगर्ट क्या है? योगर्ट एक दुग्ध उत्पाद है जो मड़े से जैसा मट्ठा तरल पदार्थ है। मतलब ये जब चीज़ बनाते हैं उस टाइम पर जो है हमको मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बोतल में बंद गंगाजल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है, क्यों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आने की संभावना है कि बोतल में बंद गंगाजल जो होता है ना, वो जब बरसों से मृत शरीर तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थ का विसर्जन किया जाता है वैसे गंगाजल में। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोफेज जो उसमें एक पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है, उसकी उपस्थिति के कारण यह जल बोतल में बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है, क्योंकि वो उसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, उनको खाते रहता है ये बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी। ठीक है, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न आने की संभावना है यहाँ से। देखिए पनीर क्या है, इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है? देखो पनीर क्या है, इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है? उत्तर देखना आसानी से। देखो पनीर सूक्ष्मजीवों की मदद से तैयार किए गए सबसे पुराने दुग्ध उत्पादों में से एक है। पनीर की विभिन्न किस्में अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद के लिए पहचानी जाती हैं। पनीर निर्माण करते समय हमें 2-3 स्टेप से गुजरना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? दूध का अम्लीकरण। देखो दूध का अम्लीकरण करने से पहले क्या होता है कि दूध को लैक्टोबैसिलस या लैक्टिस अम्ल मतलब बैक्टीरिया द्वारा क्या करते हैं, इसकी जो शर्करा होती है ना, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि उसको सबसे पहले अम्लीय बनाया जाता है। इसमें क्या डाला जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं स्कंद निर्माण। दूसरे प्रोसेस में स्कंद यानी कि इसका स्कंद बनेगा। तो अम्लीकृत दूध को रेनेट या काइमोसिन एंजाइम से उपचारित करने पर उसमें दूध में घुलित अवस्था में जो कैसीन जो होती है ना, प्रोटीन, उसका स्कंदन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, दही का पृथक्करण। तो स्कंद का ताप 40 डिग्री करने पर वह एक अलग अलग हो जाता है, दही के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दबा दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दही से पनीर का परिपक्वन। तो दही के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे ना, उनको प्रोटीएज या लाइपेज एंजाइम द्वारा प्रचारित करते हैं। इसके साथ करने से क्या होता है, एंजाइम के स्थान पर उसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जैसे कवकों का संचरण भी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्विस चीज़ बनने लगता है ना। तो इसमें क्या होता है, अलग जैसी कैटेगरी का अपन को पनीर चाहिए होता है, वैसी कैटेगरी का पनीर अपने को मिल जाता है। ये होते हैं चारों स्टेप पनीर बनाने के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीवाणु का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है? भैया बहुत उपयोग है जीवाणुओं का। तो ठीक है, देखो जैव उर्वरकों में मुख्य स्रोत जो होते हैं ना, वो जीवाणु ही होते हैं ज़्यादातर। जीवाणु या
कवक या साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांटों की जड़ों पर स्थित जो ग्रंथियां बनाते हैं, मैंने अभी बताया था कि राइजोबियम जो सहजीवी की तरह कार्य करता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है और प्लांट को पोषक रूप में देता है। जैसे अन्य जीवाणु हैं, जैसे एस्परजिलस, नाइजर, एजिटोबैक्टर, है ना, ये मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब मृदा में नाइट्रोजन का जो अवयव होता है वो पौधों तक पहुंचता रहता है। ये बैक्टीरिया बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका उद्योग में किस प्रकार जीवाणुओं का प्रयोग होता है? देखो भैया, तो सिरका उद्योग में जीवाणु का प्रयोग कैसे होता है? देखो ये लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3। देखो, औद्योगिक रूप से सिरके का निर्माण फलों के रस, माल्ट या अल्कोहल पेय जैसे मदरा, बियर आदि में किया जाता है। इससे पहले फलों के रस का किण्वन ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ईस्ट का याद रखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये जो है ईस्ट का नाम है। इसके द्वारा अल्कोहल की सांद्रता को 2% होने तक किया जाता है। फिर इस रस को फुहार बनाकर ऐसे टैंकों में डाला जाता है जिसमें लकड़ी की छीलन, बजरी तथा स्ट्रेप बहुत सारा मटेरियल भरा होता है, जिसे एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया द्वारा उसको वृद्धि कर रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल को ऑक्सीकृत करके एसिटाल्डिहाइड में और बाद में एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं। यह क्रिया बार बार कराई जाती है। बढ़िया, एक क्रिया जो होती है ना, फर्मेंटेशन टैंक में होती है, बहुत बड़े में। ठीक है, अब देखते हैं बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो भैया तुम लोगों को पता ही होगा कि बायोगैस संयंत्र जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया होता है। देखो, वे जीवाणु जो मीथेन उत्पन्न करते हैं मीथेनोजन कहलाते हैं। मीथेन उत्पन्न करने में मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, CH4 होता है। ठीक है, तो यह ऑब्लिगेट पे एनारोबिक होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करते हैं, है ना। अविकल्पी अवायवीय होते हैं ये, और ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तभी ग्रो करते हैं। मेथेनोबैक्टीरियम एक मेथेनोजन बैक्टीरिया है जो पौधों में पाए जाने वाले सेलुलोज का पाचन करके उसको मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। जो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो गैस बनती है मोस्ट, जो होती है गोबर गैस, उसमें मीथेन ही होता है, गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस जो होता है ना, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है ना। शाकाहारी पशुओं के रूमन में रहने वाले बैक्टीरिया भी यही होते हैं। और मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है जो मीथेनोजन द्वारा बनता है। बायोगैस संयंत्र में डाइजेस्ट टंकी ऊपर से ढकी रहती है। इसमें अवायवीय परिस्थितियाँ होती हैं जो बायोगैस उत्पादन में बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो मुझे लगता है कि सूक्ष्म जीवों का आप लोग इसमें वो पढ़ चुके होंगे। अब देखते हैं अगला, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जैव उर्वरकों की मुख्यतः स्रोत क्या होता है? जीवाणु, कवक एवं साइनोबैक्टीरिया, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट में मैंने बता दिया था कि पादपों की जड़ में ग्रंथियों का निर्माण करते, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इससे क्या होता है? ये मृदा की उर्वरता को भी बढ़ा देते हैं। और पौधों जैसे एस्परजिलस, एजिटोबैक्टर, ये भी फ्री होते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध भी बनाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? माइकोराइजा, है ना। माइकोराइजा क्या है? हायर प्लांट्स के अंदर कवकों का पौधों के साथ सहजीवी संबंध, ये माइकोराइजा कहलाता है। तो ये भी जो है बहुत ही मृदा की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाहित मल से आप क्या समझते हैं? बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो बाहित मल तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि बाहित मल का मतलब होता है, देखो, प्रतिदिन नगरों एवं शहरों में बहने वाले व्यर्थ जल को बाहित मल कहते हैं, है ना। जो सीवेज नालियों में बहता है ना उसको, अर्थात घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों एवं अन्य उपयोगों से बाद जो प्रवाहित किए गए जाने वाले अपशिष्ट जल को बाहित मल कहते हैं। ये जल में घुलकर उसे विषैला बना देते हैं। ठीक है, जिससे जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है। या अगर अनुपचारित बाहित मल को अनेक अपशिष्ट, जिसमें अनेक अपशिष्ट रसायन होते हैं, उनको अगर डायरेक्ट जो है जल में मिला दिया जाए, नदियों में मिला दिया जाए, तो बहुत सारे जो समुद्री जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। इससे पहले क्या होता है? इसका उपचारण किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका उपचारण बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए हानिप्रद है। अगला क्वेश्चन है, बीटी क्या है? किस प्रकार कीटों की प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, समझाइए। ये वैसे तो अपन लोग ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते थे, पर यहीं दे दिया है। चलो मैं बताता हूँ आपको।
बीटी एक प्रकार का एक क्या है, विष है, टॉक्सिन है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, एक बैक्टीरिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, बैसिलस थुरिंजियसिस। बैसिलस देखो, बैसिलस थुरिंजियंसिस, बैसिलस थुरिंजियंसिस से प्राप्त किया जाता है। ये बैक्टीरिया है, ये इसको बीटी बोलते हैं शॉर्ट में। इस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोन होकर पौधों में अभिव्यक्त होते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे को जो कोई कीट खाता है ना, तो उसके कीटनाशकों की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई कीट इसको खाएगा ना, इस बीटी से उपचारित किए गए उसको, तो फसल को, तो वो कीट जो है स्वयं मर जाता है। ठीक है ना। जैव पीड़क नाशकों का निर्माण होता है। बीटी कपास, बीटी धान, बीटी मक्का, बीटी टमाटर आदि फसलें तैयार की जा चुकी हैं इससे। ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक वाहित मल में उपचार में अंतर लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्राथमिक लिख लो एक साइड में, प्राइमरी एक साइड में, द्वितीयक सेकेंडरी लिख लो। ठीक है। कैसे करेंगे? पहला पॉइंट देखो, यह एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी यांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें तैरने वाली अशुद्धियां रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि छन के तली में बैठ जाती हैं। और सेकेंडरी में क्या होता है, यह एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, उनका पहले तो वायवीय फिर अवायवीय अपघटन किया जाता है। ठीक है। तीसरा, इसमें देखते हैं दूसरा प्राथमिक वाले में, इस प्रक्रिया से बीओडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया बीओडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता ही नहीं हो रही है, तो भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया से क्या होता है, बीओडी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बीओडी की घट जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है उसमें उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद एवं जैविक उर्वरक में अंतर लिखिए। देखो, खाद यानी कि इसको फर्टिलाइजर बोलेंगे, ये जैव उर्वरक में बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। देखो, बायो फर्टिलाइजर। देखो, खाद में क्या है, ये केमिकल पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह अपन लोग खेतों में यूज करते हैं, वो ये जीवों के रूप में होते हैं, फसली पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, ये जीवों के रूप में होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आप लोग खाद में लिख सकते हैं, मिट्टी में उसकी संरचना तथा वायु धारण क्षमता तथा हाइड्रेशन की क्रिया को बनाए रखते हैं। ठीक है ना। ये मिट्टी में उसकी संरचना और ये वायु धारण करने की क्षमता को बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो होती है ना, ये मिट्टी की संरचना या वायु धारण करने की क्षमता को नहीं बनाए रखते, ये बायो फर्टिलाइजर। हाँ, ये फसलीय पौधों को, इसमें देखते हैं खाद में। अब तीसरा, ये फसलीय पौधों को सभी प्रकार के खनिज लवण दे देते हैं। ये सभी प्रकार के खनिज लवण दे देते हैं फसली पौधों को, क्योंकि उसमें बहुत सारा मटेरियल रहता है, केमिकल्स रहते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये फसली पौधों को एक या कुछ ही गिने चुने पोषक पदार्थ दे पाते हैं। अगला एक और लिख सकते हैं कि केमिकल जो होते हैं ना, खाद का प्रयोग करने से क्या है, मृदा की उर्वरक क्षमता पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कभी तो बहुत ज़्यादा घट जाती है या बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है। ठीक है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर इनकी तुलना में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनका मृदा की उर्वरक क्षमता पर कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन उर्वरक क्षमता जो होती है ज़्यादातर इसको बढ़ाते ही हैं, हानि तो पहुँचाते ही नहीं है। ठीक है। ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया।